Hello students, welcome to the course Operations Research and Technique. In last class we have studied about BIGAM method. Today we are going to study about two-phase method. The motive of BIGAM method and two-phase method are same. In both the cases we have to use artificial variables. Here we are going to solve with the help of this method those type of LPP which have greater than equal to sign in their constants. ओके इस बिगेम मेथड में टू फेज मेथड में हम लोग दोनों ही मेथड में वैसे एलपीपीज को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा जो साइन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है, उसके कंस्टेंट्स में जो साइन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है। ये इस टाइप के एलपीपी को सॉल्व करते हैं। अगर हमारा लेस देन इक्वल टू होता है तो हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, जो हम लोग पहले पढ़े थे। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसा कि हमने पिछले बार बिगेम मेथड में पढ़ा था कि हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ढूंढते थे, कंस्ट्रेंट्स में नहीं होता था तो हम लोग सरप्लस वेरिएबल उसमें ऐड करके बनाते थे, और हम लोग जो भी सरप्लस वेरिएबल होता था उसके कंपैरिजन में हम लोग एक -m नाम देके लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ को असाइन कर देते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग टू फेज जैसा कि नाम है, फर्स्ट फेज में हमारा काम होता है वी फर्स्ट रिमूव द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स फ्रॉम द बेसिस मैट्रिक्स एंड इंट्रोड्यूस अदर वेरिएबल। हम लोगों का पहला टारगेट इसमें ये होता है कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है और उसके बदले हमें जो बेसिक वेरिएबल है, जो मेरा गिवन वेरिएबल है, उसको इंट्रोड्यूस करना है। दिस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच वी रिमूव द आर्टिफिशियल वेरिएबल इज कॉल्ड द फेज वन। इसे हम फेज वन कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है कि टू फेज मेथड का, तो अगर मान लो कि 5 मार्क्स में आप लोग का आ गया कि राइट द एल्गोरिदम फॉर टू फेज मेथड, तो आप ये दोनों ही बस लिखोगे तो आपका मतलब आप 5 मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, so don't take it means otherwise, because you have to learn all these things. You have to be careful about all these things, that whatever the things we are studying, not only calculation based questions, these types of theoretical questions are very important from examination point of view. Okay, so we first remove the artificial variable from basis matrix and introduce other variables. This part of the solution in which we remove the artificial variable is called phase 1. फेज़ 2 में हमारा काम क्या होता है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल वी प्रोसीड फॉर द सिंप्लेक्स रूटीन। मतलब एक बार आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया फेज़ 1 में, तो हम लोग फिर अपने वही सिंप्लेक्स रूटीन पे कैरी ऑन हो जाएंगे। मतलब हम जैसे सिंप्लेक्स को सॉल्व करते थे, डेल जे निकालते थे, इनकमिंग आउट गोइंग, वही सब सेम काम यहाँ पे भी करना होगा हमें। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ क्वेश्चन हमारा आप लोग को दिख रहा होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, जहाँ पे हमारा मिन जेड दिया हुआ, मिनिमम जेड दिया हुआ है x1 + x2, और हमारा कंस्टेंट्स दिया हुआ है 2x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 + 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और x1 और x2 जो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप जानते हो कि हम लोग जब भी मिनिमम का रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम लोग z को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जब भी मिनिमम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहा है तो हम लोग उसको सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, स्टेप 1 होता है कि वी विल कन्वर्ट द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन इनटू मैक्सिमाइजेशन। तो हम लोग उसके लिए क्या करते थे कि एक z' नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेते थे, और जो पुराने वाले z उसमें माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा मैक्स z' इक्वल टू माइनस ऑफ z, दैट इज माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ x2। ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन नया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, चूंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो हमें यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हम फिर से एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरप्लस वेरिएबल। देखो, लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो बड़ा है एज कंपैरिजन टू 4, इधर का पोर्शन बड़ा है एज कंपैरिजन टू 4। सिमिलरली x1 + 7x2 इज ग्रेटर देन 7। तो ऐसे केस में हम इसको और इसको अगर हमें बराबर करना होगा तो हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सरप्लस वेरिएबल।
अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे मान लो कि सब्ट्रैक्ट कर दिए, जैसे मान लो सपोज आपने 2x1 प्लस x2 में से आप कुछ माइनस, जैसे x2 x1 है तो माइनस x3 कर दिए, और x1 प्लस 7x2 में से भी आपने माइनस x4 कर दिया। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल x3 ले लिए तो दूसरा में आपको x4 लेना हो, तो जब आप माइनस कर दोगे तो ये तो इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये तो इक्वल टू 7 हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो माइनस x3 इक्वल टू 4, या फिर हम लोग उसको देखो, हम लोग है ना, जब हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा तो हमें x1 x2 को जो मेरा पहले से दिया हुआ होता था उसको हम लोग याद करो, हम लोग ज़ीरो बनाते थे, उसको इक्वल टू ज़ीरो से इक्वेट करते थे। मान लो x1 x2 ज़ीरो हो गया तो आपका बचेगा क्या, माइनस x3 इक्वल टू 4। अब बताओ कि क्या इसका मतलब x3 इक्वल टू माइनस 4 नहीं होता? अगर माइनस x3 इक्वल टू 4 इट मीन्स डैट x3 इक्वल टू माइनस 4, और अगर ये इक्वल टू माइनस 4 तो मेरा तो bi इज पॉजिटिव है ही नहीं। आप याद करो सिंप्लेक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, सिंप्लेक्स में पढ़े थे कि हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन, एंड द सेकेंड स्टेप इज ऑल bi's मस्ट बी पॉजिटिव। बट यहाँ पर तो जैसे ही अगर आप सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए और आपका जो bi's है वो सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कंसेप्ट यहीं पर आता है कि हमको ये bi's को अपना पॉजिटिव ही रखने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना होगा। सो वी विल स्टडी, हम लोग इस प्रॉब्लम में ये सब चीज़ के बारे में भी सीखेंगे कि हम लोग कैसे काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग द सरप्लस वेरिएबल x3 एंड x4, हम लोग यहाँ पे जो हमारा दो कंस्ट्रेंट्स था पहले से, 2x1 प्लस x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 प्लस 7x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो हमें यहाँ पे हमने दो सरप्लस वेरिएबल x3 और x4 को इंट्रोड्यूस कर दिया विद द नेगेटिव साइन। इसका मतलब आप समझ रहे हो, बिकॉज हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड। टू बैलेंस इट, to make it equation, to make it to equality, we have to introduce surplus variable with negative sign because the left hand side is greater than the right hand side। तो ये हम माइनस x3 माइनस x4 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए सरप्लस वेरिएबल। अब उसके बाद आप लोग जानते हो, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सिंप्लेक्स मेथड, दैट टू गेट अ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी हैव टू सब्सटीट्यूट already given variables, that is basic variable. Here basic variable is x1 and x2, so we have to put x1 and x2 equal to 0. So if you will substitute x1 and x2 equal to 0, then you will x3 and x4, you will get minus x3 equal to 4 and minus x4 equal to 7. It means x3 equal to minus 4 and x4 equal to minus 7, and in this way you have got bi is negative, which is wrong. Means in step 2 we have already studied in simplex method that all bi should be positive, but here we are getting negative. So in the second step, in the I have explained that here we cannot get the basic feasible solution, so we introduce artificial variable. तो अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड यहाँ पे चूँकि हमने x3 और x4 को ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लिया x5 एंड x6। तब मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, और पहले से मेरा इक्वेशन क्या था, पहले से हमारा इक्वेशन था 2x1 प्लस x2 माइनस x3। अब यहाँ पे हम लोग और क्या था, x1 प्लस 7x2 माइनस x4। तो हमारा एक हमने जब आर्टिफिशियल वेरिएबल प्लस x5 डाल के इसे इंट्रोड्यूस किया तो वो मेरा ये हो गया 2x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x5 इक्वल टू 4, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव इंट्रोड्यूस x4, so we will not introduce it again. And afterwards our second constant will become x1 plus 7x2 माइनस x4 प्लस x6 इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को, द प्रॉब्लम विल सॉल्व विल बी, अब हमारा ये ओवरऑल प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग टू फेज मेथड के मदद से सॉल्व करेंगे। विल बी सॉल्व्ड इन टू फेज। तो हमारा फर्स्ट फेज क्या है, हम लोग जैसे कि अभी तुरंत एल्गोरिदम में पढ़ के आए हैं कि हमारा फर्स्ट फेज है, दिस फेज कंसिस्ट ऑफ
रिमूवल ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। हमें यहाँ पे हमारा एक ही काम है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल दैट इज x5 और x6, देखो x3 और x4 जो है वो आपका सरप्लस वेरिएबल है, x5 और x6 आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट है कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये हमारा काम है, लेकिन उससे पहले हमारा काम क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग x1, ये सब सारे स्टेप्स है आपको याद रखना है। ये सब आप लोग एक बार अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हिट करेगा कि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड अगर आप एक बार अच्छे से सॉल्व कर लो, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी दिए थे कि ये क्वेश्चन एक पीपीटी था, उसमें आपका एक क्वेश्चन सॉल्व था, उस क्वेश्चन में भी आपका सिंप्लेक्स मेथड ही यूज़ किया हुआ था। तो हम ये जानबूझ के दिए ताकि आप लोग क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन को ही सॉल्व करो। हमको पता है कि अगर हम आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे सॉल्व करो तो आप लोग कोई 2-3 स्टूडेंट को छोड़ के कोई नहीं करने वाला, सिविल मैकेनिकल जोड़ के दोनों बैचेस का वही हाल है, 1-2 स्टूडेंट्स को छोड़ के कोई नहीं करने वाला। इसलिए हम सॉल्व देते हैं कि एटलीस्ट सॉल्व है भाई, एक बार देख लो, अगर कुछ भी तुम लोगों को कहीं पर भी डाउट होगा कि हाँ मेरा ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं, तो आप एक बार मिला लो। तो ये सब आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ कोई नहीं करके दे पाएगा। अगर अच्छा कहीं पर भी मार्क्स लाना है आपको, ऑपरेशंस रिसर्च टेक्निक में एटलीस्ट पास होना है अच्छे मार्क्स से, तो आपको तो खुद से मेहनत करना ही पड़ेगा। अब ऐसा आप लोग बच्चे नहीं हो कि आपको प्लस माइनस का इंटू और डिवीज़न का क्वेश्चन मिलेगा मैथ्स में, मैथ्स का मतलब वो नहीं समझना है। अब थोड़ा तो जैसे जैसे लेवल बात में तुम लोग सेमेस्टर 7 मैकेनिकल इंजीनियरिंग मीन्स इतना बड़ा हाई फाई नेम है, तो उस हिसाब से हाई फाई पढ़ाई भी तो होगा ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x1, x2, x3, x4, इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लिए, 0। अब हमारा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से ये अगर हम 0 कर लेंगे तो देखो आपका जो ऊपर वाला इक्वेशन है, x5 आपका 4 आ जाएगा और x6 आपका 7 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नाउ वी कंस्ट्रक्ट द टेबल, और इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का हमारा एक ही मकसद है कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है। तो देखो हम लोग इसका टेबल कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम अभी आपके सामने ही कर रहे हैं ताकि आप लोग भी समझो। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल था वो मेरा x5 और x6 है, हम यहाँ पे x5 x6 भी लिख सकते हैं, या फिर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 और आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो लिखना है लिखो, बस सही बनना चाहिए। हम यहाँ पे अभी a1 a2 लिख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि a1 a2 का मतलब होता है, हम क्या बता रहे हैं, उसका मतलब होता है कि x5 और x6 है यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल। इसके अलावा हमारा x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये है, ठीक है ना। x5 और x6 ही हमारा क्या कहला रहा है, a1, इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं a1 और a2, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमारा xb क्या आया, a1 का वैल्यू, इसी को हम लोग a1 बोल रहे हैं और इसी को हम लोग a2 बोल रहे हैं, तो ये हमारा 4 आया है और ये 7 आया है। यहाँ पे फिल करना है, ध्यान दो कैसे फिल कर रहे हैं, 2 1 2 1 -1 0 1 0, यस। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 7, ये कोफिशिएंट्स है, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 7, x3 है ही नहीं तो 0, x4 का -1, x5 है ही नहीं 0, x6 का 1। फिर से आप लोग क्या निकालोगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालना होगा क्या, ये हो गया हमारा, इसे डेल जे तो नहीं कहेंगे, इसको एक्स जे कहते हैं, बहुत सिंपल है इसको निकालना, ये कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a1 का जो वैल्यू है, a1 का यहाँ पे जो xb का वैल्यू है 4 और इधर है 7, हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि जहाँ पे a1 है उसकी जगह पे 4 लिख देंगे और जहाँ पे a2 उसकी जगह पे 7 लिख देंगे और बाकी सबको 0 0 0 0 दे देंगे, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है ना, हम लोग ये करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे xj लिख दिए 0 0 0 0 4 और 7। अब देखो हमारा काम क्या है, गौर से यहाँ पे समझना है कि हमें करना क्या है। हमें तो हमारा टारगेट है, फेज़ 1 का मतलब ही होता है कि द रिमूवल ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल।
अब मेरे पास दो आर्टिफिशियल वेरिएबल है A1 और A2, हमें एक को तो हटाना, मतलब हम लोग एक एक करके हटाएंगे, एक बार में तो हम लोग दोनों हटा नहीं सकते। तो हम लोग का फर्स्ट वी शैल रिमूव द आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2 फ्रॉम द बेसिस मैट्रिक्स। ये है, देखो ये सब जो है ना, ये सब जो वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, वो आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोग जब इसे रिवाइज करो तो आप लोग समझ सको कि काम क्या हो रहा है। तो अब हमको A1 है और A2 है, हमको ये दोनों में से कोई एक हटाना है। तो ठीक है, चलो हम A2 को हटा दे रहे हैं। आप चाहो तो A1 को भी हटा सकते हो, लेकिन हमको थोड़ा ये बड़ा लग रहा है वैल्यू, तो हम इसको हटा रहे हैं। इसको हम आउट गोइंग करते रहे। आउट गोइंग मतलब हम इसको हटा रहे हैं, मतलब जैसे देखो यार, हम लोग जैसे सिंपलेक्स मेथड में क्या करते थे कि हम लोग सॉल्व करते वक्त मिनिमम रेशियो निकालते थे, और मिनिमम रेशियो निकाल के है ना आउट गोइंग ढूंढते थे। तो वैसा नहीं है यहाँ पे, हम लोग ये दोनों में से कोई भी एक है तो इसको थोड़ा सा अच्छा से बना दे रहे हैं। यहाँ पे ये आपका आउट गोइंग है, आउट गोइंग का सिंबल दे दिए। अब इनकमिंग हमको तो जो मेरा क्वेश्चन में जो वेरिएबल है उसी से कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे x3 भी x4 भी है, तो आप लोग ये मत सोचो कि अरे मेरे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, उसमें से हम कोई भी एक को ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आपका क्वेश्चन में क्या था, आपका क्वेश्चन में पहले से वेरिएबल क्या है, x1 x2, तो हमको सिर्फ x1 x2 पे ही सोचना है कि हमको x1 और x2 में से ही कोई एक को अंदर लाना है, और है ना आर्टिफिशियल वेरिएबल्स में से कोई एक को हटाना है। तो हम चलो A2 को हटा दिए हम, और x2 को हम लोग अंदर ला रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। तो हमारा अंदर अगर हम ला रहे हैं, ये आपका आउट गोइंग है, दिस इज आउट गोइंग एंड दिस इज इनकमिंग, तो ये आपका क्या हो जाए, तो ये हमारा की एलिमेंट हो गया, क्योंकि आउट गोइंग ये है और इनकमिंग ये है, तो यहाँ पे हम लोग का इंटरसेक्ट हो रहा है, तो दिस इज अवर की एलिमेंट। तो आप सब जान रहे हो हम लोग नेक्स्ट टेबल कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट टेबल में हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टेबल में हम लोग ध्यान से देखना कि हम लोग नेक्स्ट टेबल पे क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट टेबल में हमारा होगा A1 तो रहेगा ही, क्योंकि A1 आउट गोइंग नहीं हुआ। A2 हमारा गया और A2 के बदले x2 अंदर आया है, तो यहाँ x2 हो जाएगा, xb है, और हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हमारा A1 है, x1, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है ना। और ये जो आउट गोइंग है ये चला गया है बाहर, लेकिन आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, नहीं मन है तो नहीं भी लिख सकते हो। इसी को हम लोग A1 कह रहे हैं और इसी को हम लोग A2 कह रहे हैं, ठीक है। अब इससे में हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखो, क्योंकि हमें जो वैल्यू है उसमें से हम लोगों को ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि हमको ये, आप लोग जानते हो जो की एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 करते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जो वैल्यू रहता है उसको हमें 0 करना होता है। तो आप जान रहे हो कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे पूरे को, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये इस पूरे वैल्यू को, देखो यहाँ पे x भी अभी नहीं लिख रहे, 7 को पूरे को डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू होगा ये आपको पता है। अगर हम 7 से 7 को डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 1/7, ये की एलिमेंट को 1 लाना था, 1 हो गया, 0 -1/7 0 1/7, ये हो गया। अब हमको ऊपर वाले को 0 लाना है विद द हेल्प ऑफ दिस, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर वाला माइनस मतलब ओल्ड, देखो क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड R1 प्लस माइनस न्यू, हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, ओल्ड R1 माइनस न्यू R2, ठीक है ना। तब देखो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, और 2 - 1/7 इट विल बिकम 13/7। फिर उसी तरह से यहाँ पे आप लोग सॉल्व करके देख लेना, इट विल बिकम 0, यहाँ पे आपका 1/7 आ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली 0 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1/7 हो जाएगा, एंड आफ्टरवर्ड्स दिस वैल्यू विल बिकम 4 - 1 इट विल बिकम 3। तो ये हमारा कैसा टेबल हो गया, थर्ड टेबल हो गया, सेकेंड टेबल हो गया। अभी भी आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हट गया है, आर्टिफिशियल वेरिएबल तो हमारा नहीं हटा है, अभी भी हमारा एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है ही A1। तो अब हमारा नेक्स्ट टेबल में हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें A1 को भी हटाना है। तो A1 को हटाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, A1 को हटाने के लिए फिर से हमें क्या निकालना होगा, xj निकालना होगा। xj हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपल है, A1 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, A1 की जगह पे हम लोग थोड़ा सा ये सा,
a1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 3 और x2 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1, यहाँ से जो वैल्यू आया, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज 0। आपका डेल जे वेल जे निकालने का कोई झमेला नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पहले सिंप्लेक्स मेथड में डेल जे निकालते थे, इतना फॉर्मूला में बैठाते थे, कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग इसको आउटगोइंग करेंगे, x1 a1 को हम लोग आउटगोइंग करेंगे, और ऑटोमेटिकली x2 तो हम लोग यहाँ पे इनकमिंग में लिखी दी है। अब की बार हम किसको लाना चाहेंगे, x1 को, तो ये हमारा इनकमिंग होगा और ये हमारा आउटगोइंग होगा, ठीक है ना। अब इसी के मदद से हम लोग बनाएंगे थर्ड टेबल, ठीक है। तो थर्ड टेबल बनाते हैं हम लोग। थर्ड टेबल बनाने से पहले कुछ ये सब देख लेते हैं हम लोग कि ये आपका आउटगोइंग है, नहीं ये आपका आउटगोइंग है, ठीक है, ये आपका आउटगोइंग है और ये आपका इनकमिंग है। तो आपका 13/7 इज़ द की एलिमेंट, ये की एलिमेंट है। तो आप थर्ड टेबल में क्या करोगे, सबसे पहले आपको की एलिमेंट को 1 करना है, तो हम इसको 7/13 से क्या कर देंगे, पूरे इस रो 1 को 7/13 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ही हम 7/13 से इसको डिवाइड करेंगे, दिस होल एलिमेंट विल बिकम 1। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि 1/7 को 0 करना, इसको 0 करना, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ रो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। याद आपको ये रखना है कि पुराना वाला से आपको न्यू वाले को माइनस या प्लस करके काम करना है, ठीक है ना। जैसे कि हम ओल्ड न्यू इसीलिए ये सब लिख रहे थे, पहले आपका ओल्ड होगा फिर न्यू होगा। आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि आप क्या करोगे कि आपका आंसर 0 आ जाएगा। अब कोई आपसे पूछेगा कि 7 में आप क्या करोगे कि 0 आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, 7 में -7 करेंगे तो 0 आएगा। हम बोलेंगे कि नहीं 1/4 है उसको हमको 0 लाना है, तो आप बोलोगे -1/4 कर दो। तो ये सब चीज़ खुद में दिमाग में आ जाएगा, सॉल्व करते करते एक बार प्रैक्टिस करने से अपने आप समझ में आने लगता है कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ये हमारा की एलिमेंट है और इसको हमें 1 करना है। तो 1 करने का प्रोसेस आप जान रहे हो, हम क्योंकि ना नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे तो नेक्स्ट पेज में हमें ये टेबल दिखेगा नहीं, तो इसीलिए हम यहीं पे बता दे रहे हैं कि हम 7/13 से इसको डिवाइड करने वाले हैं और नेक्स्ट वाले को हम कुछ ऐसा कैलकुलेशन करेंगे जिससे ये 0 हो जाएगा। तो वो हम आप लोग को आइडेंटिफाई कर देंगे कि क्या किया है, और ये हमारा उससे हमारा थर्ड टेबल बन जाएगा। और थर्ड टेबल बनते ही हमारा दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल वैनिश हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर हम लोग फेज़ 2 में आ जाएंगे। अभी तक हमारा फेज़ 1 ही चल रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड टेबल है। इसमें हम क्या किए हैं कि की एलिमेंट को 7/13 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक बार हम यहाँ पे फिर से दिखाते हैं कि 7/13 से हम मल्टीप्लाई किए तो कैसे काम हुआ। यहाँ पे मेरा ये था टेबल, 7/13 से किए तो ये 1 हो गया। इसको अगर हम 7/13 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो वो मेरा 21/13 हो जाएगा। तो वही पूरा हुआ है यहाँ पे कैलकुलेशन। आप यहाँ पे देखोगे तो वो मेरा 21/13 हो गया है, और 10 - 7/3 मतलब 7/3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा। और उसके बाद 0 लाने के लिए भी हमने कैलकुलेशन किया। तो ये हमारा थर्ड टेबल है। देखो यहाँ पे हमारा x1 और x2 में आ गया, हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया है। तो अब हम सिंप्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा x1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, सी हियर, द वैल्यू ऑफ x1 इज़ 21/13 एंड द वैल्यू ऑफ x2 इज़ 10/13, या ठीक है। और हमारा x3 और x4 तो कुछ आया नहीं, वी विल पुट इट 0। तो ये हमारा विच इज़, इसको हम लोग इसके बाद लिखते हैं विच इज़ द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन with which we proceed to get the optimal solution. We will proceed to get the optimal solution. अब हम लोग आएंगे फेज़ 2 में। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा सा हम टाइम लगा के समझा रहे हैं ताकि अच्छे से समझ जाओ, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अब हम लोग फेज़ 2 में, जैसा कि हम पहले भी पढ़ाए, क्या पढ़ाए थे आप लोग को, यहाँ पे सबसे पहला फेज़ 1 होता है कि वी फर्स्ट रिमूव द आर्टिफिशियल वेरिएबल। फेज़ 2 होता है आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल वी प्रोसीड फॉर द सिंप्लेक्स रूटीन, मीन्स वी शुड प्रोसीड विद सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल बनाने का क्या मेथड था, बी सी बी एक्स जे डेल जे, वॉट एवर द थिंग्स वी हैव स्टडीड अर्लियर, वी शुड ऑल हैव टू यूज इट हेयर अगेन। ओके, सो simplex is very important. Be careful that
simplex method, the each and every fundamental thing of simplex method you should have to be keep in your mind, otherwise you will not understand two phase method or begin method, because all those methods are interrelated to simplex method. ओके, सो फेज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फेज़ 2 में अब हम लोग काम करते हैं। तो देखो हम लोग सिम्प्लेक्स मेथड यूज़ करेंगे। फेज सिम्प्लेक्स मेथड में हम लोग बी सी बी निकालते थे, यहाँ पे हमारा सी जे है, यहाँ पे एक्स बी लिखते थे। आप याद करो सी जे हम लोग इसकी मदद से लिखेंगे ना, -1 हो जाएगा ना, ये यहाँ पे -1 है, तो हम लोग लिखेंगे बस x1 x2 x3 और x4, क्योंकि हमारा देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल इज ऑलरेडी रिमूव्ड, सो वी विल नॉट मीन्स वेस्ट आवर टाइम इन राइटिंग a1 a2 अगेन, ओके, बिकॉज इट हैज़ बीन रिमूव्ड इन फेज़ 1 ओनली। हम लोग फेज़ 1 में हमारा काम ही था कि हम लोगों को आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है, तो हम लोग का रिमूव हो गया है। सो ओनली वी विल इंट्रोड्यूस बेसिक वेरिएबल दैट इज x1 x2 एंड सरप्लस वेरिएबल x3 x4। बियॉन्ड दिस वी विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ वेरिएबल, ओके। सो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, दिस इज 0 एंड 0। यहाँ पे हमारा हो जाएगा x1 और x2। सी बी की जगह पे हम लोग चूँकि यहाँ पर यहाँ से लिखते थे ना, सी जे से हम लोग लिखते थे -1 एक बार आप लोग ज़रूर सिम्प्लेक्स टेबल देख लेना फॉर रिवीजन, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहीं से आपको वैल्यूज़ ला के यहाँ पे रखनी है, ऐसा नहीं कि कुछ कैलकुलेशन करना, जो आपका थर्ड टेबल पे जो वैल्यूज़ आया था वहीं से आपको उठा के यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देना है। इट विल बी 1 0 1 0 है, 0 1 है, फिर -7/13 है, 1/13 है, फिर यहाँ पे 1/13 है, -2/13। अब हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग डेल जे निकालते हैं, ठीक है। डेल जे निकालने से भी पहले एक बार हम लोग जेड डैश निकालेंगे, क्योंकि हमारा z इज कन्वर्टेड इनटू z डैश, ओके। यू रिमेंबर दैट वी हैव कन्वर्टेड मिनिमाइजेशन LPP टू मैक्सिमाइजेशन एंड दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज बिकम z डैश। while writing answer we will again convert it into z, but now we will write z dash only. So -21/13 -10/13, this will become -31/13। नाउ डेल जे, अगर हमारा एक बार में ही डेल जे नेगेटिव आ गया तो हमें दूसरा सिम्प्लेक्स टेबल बनाने का ज़रूरत ही नहीं, हम लोग यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। तो ये तो 0 0 होता है, हम पहले ही बताए थे कि इफ यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 0 लगा दो। अब बस यहाँ पे चेक करना है, इसके लिए मतलब हमें डेल 3 निकालना है। स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखोगे, डेल 3 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C3 - XB इंटू CB इंटू x3 ये होता है। तो C3 हमारा 0 माइनस CB का वैल्यू क्या है, -1, -1, और x3 का वैल्यू है -7/13, 1/13। तो देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेशन -1 इंटू माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -1/13। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो 0 माइनस है, माइनस लिख दिए, 7 में से 1 गया, इट विल बिकम 6/13। नेगेटिव आ गया, एक तो नेगेटिव आ गया, दूसरा भी अगर मेरा नेगेटिव आ जाता है तो हमारा कैलकुलेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हो कि ऑप्टिमल लाने के लिए नेगेटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए। तो हम लोग अब क्या निकालते हैं, एक हम यहीं पे del 4 भी निकाल के बता देते हैं, C4 माइनस CB x4, तो वो भी हमारा क्या होगा, 0 -1, -1 x4 है मेरा 1/13, -2/13। तो इसको अब अगर हम लोग सॉल्व करो तो देखो क्या होगा, -1/13 एंड माइनस प्लस 2/13। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 में से 1 गया, क्या होगा 1, तो ये -1/13 आ गया। बहुत अच्छा, हमारा जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव आ गया, मीन्स हमारा एक ही टेबल पे सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। डेल जेज आर नेगेटिव सिंस, तो हम लोग कैसा क्या लिखते थे ये आपको पता ही होगा, सिंस डेल जेज फॉर 0 वेरिएबल आर नेगेटिव, ये हमारा कैसा आ गया है, नेगेटिव आ गया। सो द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, हमारा सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमल है। और हमारा सॉल्यूशन है क्या, हमारा सॉल्यूशन है x1 का वैल्यू आया है मेरा 21/13,
13, क्योंकि 21 x1 21/13 पे ही मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और x2 का वैल्यू मेरा 10/13 आया है। z का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? यू नो द वैल्यू ऑफ z का वैल्यू हमारा z डैश था -x1 -x2 था ना, तो हम लोग इसको अगर हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा वैल्यूज़ क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लोग z का वैल्यू निकालते हैं, मिन z निकालना ना, तो मिन z हो जाएगा माइनस ऑफ मैक्स z डैश, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मैक्स z डैश हमारा क्या आया था? 31 बाई माइनस है, तो वो हो जाएगा 31/13, क्योंकि ये मेरा क्या आया था? नेगेटिव आया था ना, तो हम यहाँ पे चूँकि माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 31/13 हो गया। तो यही हमारा आंसर है। तो इसे ही हम टू फेज मेथड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार आप अच्छे से वीडियो को देखो, एक बार, दो बार, तीन बार देखो, लेकिन समझो अच्छे से। कुछ भी डाउट होता है यू हैव टू आस्क इन डिस्कशन फोरम, and if in any case, means in any of the step you have any doubt at how we have calculated this xj, or generally students after studying simplex method, they have, means they in their mind it is set up that del j, how to find out del j, and suddenly in two phase method they have to find out xj, which is very simple method. They get confused that how this calculation has been done, this one 00047. So in this case you don't have to be confused on this. It's very simple. Only you have to put the value of xp here in place. Like a1 is 4, so in place of a1 only you have to write 4. a2 is 7, so in place of a2 you have to write 7, and in rest of the values you have to put 0 only. Okay, similarly in the next table also I have done same. Like our a2 has replaced with x2, so I have written the value of x2 in place of x2 only, and a1 value in place of a1, and rest of the values are 0. So it's very simple. One time you have to practice it. If in any of the step you have any doubt, please ask in the discussion forum. Thank you.